नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में। वेलकम फ्रेंड्स टू दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द नेशनलिस्ट व्यू एंड टुडे वी हैव विद अस टू वेरी illustrious गेस्ट्स, श्री राजेश गोगना जी एंड श्री मनीष मिनोचा जी। बोथ ऑफ देम आर वन ऑफ द टॉप लीगल एक्सपर्ट्स एंड एडवोकेट्स इन द कंट्री। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी, मनीष जी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आनंद जी। जी। और आज मित्रों हम बात करेंगे। आजकल सब जगह डेटा प्रिवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, इसके विषय में बात हो रही है। और हाल में नए साल में 3 जनवरी को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के रूल्स, ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई हुए हैं। ये रूल्स सभी को इम्पैक्ट करने वाले हैं। और डेटा प्रिवेसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, ये जो इशू है वो आज रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर जो लोग व्यवसाय में हैं, बिजनेस में हैं या कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो एक पूरा नया रिजीम आने वाला है इन रूल्स के लागू होने के बाद। तो इसलिए इस एक्ट को समझना बहुत जरूरी है, एक आम नागरिक के लिए भी, या वो किसी भी क्षेत्र में कोई काम कर रहा है उसके लिए। और आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए श्री राजेश गोगना जी और श्री मनीष मनोचा जी हमारे साथ हैं। मैं एक संक्षिप्त परिचय करवा देता हूँ राजेश जी का। 3 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अभी स्टैंडिंग काउंसिल भी है भारत सरकार के दिल्ली हाई कोर्ट में। और इसके अलावा वो प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सभी प्रमुख जो मंत्रालय हैं उनके केसेस जो है वो हैंडल करते हैं। और मनीष जी जो है उनका 2.5 दशक से अधिक का अनुभव है। और खासकर डेटा प्रिवेसी, डेटा प्रोटेक्शन के मामले में वो अपने क्षेत्र के सबसे दिग्गज वकीलों में से माने जाते हैं। तो आज इन दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेटा प्रिवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, ये जो एक्ट 2023 में आया, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, जिसे 2008 में अमेंड किया गया था। तो ये इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है ये मुद्दे जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस इसके लिए जरूरी हैं। तो चाहे आप छोटे व्यवसायी हैं, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं, चाहे आप जो ब्लिंकिट या जेप्टो से सामान मंगवाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं आजकल आप देखते होंगे आप अपना डेटा शेयर करते हैं, उसके ऊपर आता है आई एग्री, आपको क्लिक करना पड़ता है। तो ये आप हर जगह अपना डेटा शेयर कर रहे हैं और आपका डेटा मिसयूज भी होता है, डेटा का ब्रीच भी होता है। तो ये सरकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है, आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, व्यवसायियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं राजेश जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जब भी बात डेटा प्रिवेसी और डेटा प्रोटेक्शन की होती है, तो इसको राइट टू प्रिवेसी के साथ जो है वो एक लिंक किया जाता है। तो ये राइट टू प्रिवेसी क्या है, निजता का अधिकार जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, ये क्या ये फाउंडेशन है, क्यों महत्वपूर्ण है ये, और ये कैसे लिंक है हुआ है डेटा प्रिवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के साथ। जी बिल्कुल, जो राइट टू प्राइवेसी है, जिसको निजता का अधिकार भी कहते हैं हिंदी में, ये भारतवर्ष में ना बहुत ही मतलब इग्नोर्ड लॉ रहा है आज तक। क्योंकि हम लोग आपस में घर में बात करते हैं, परिवार में बात करते हैं, तो हर आदमी कहता है मेरा जीवन तो एक खुली किताब है, मेरे पास तो छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो ये मान के चलते हैं कि भाई एक अगर आप अच्छे इंसान हो, मॉरलिस्ट हो, अगर आप हो, तो आपका सब कुछ बिल्कुल ओपन होना चाहिए। कोई जरूरत ही नहीं है आपको प्राइवेसी की। ये अपने आप में एक ये भारतीय कंसेप्ट है, ये हमारे संस्कृति के किस हिस्से से आया मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आम आदमी हिंदुस्तानी के मन में ये रहता है कि ये राइट ऑफ प्राइवेसी तो जरूर प्राइवेसी तो कोई जरूरत ही नहीं है, और राइट ऑफ प्राइवेसी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्या छुपाना है, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसको क्या छुपाना है। लेकिन प्राइवेसी जो है वो कुछ गलत करने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि हम आम तौर पे जब घरों में रहते हैं कि हम देखते हैं कि हम कपड़े बदलते वक्त दरवाजे को बंद करते हैं, हम नहाते वक्त भी दरवाजे को बंद करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो दरवाजे को बंद कर लेते हैं ताकि हमारे को डिस्टर्ब ना हो जाए। जैसे हम बाहरी इन्फ्लुएंसेस से दरवाजों को बंद करते हैं ताकि हम अपना कुछ जो निजी समय करे जाए, ऐसे विचारों के बारे में भी होता है कि जो हम सोचते हैं, क्योंकि आसपास के जो संदर्भ होते हैं, मान लीजिए अगर हम आज से 500 हजार साल पहले की बात करें, तो कोई आदमी कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अरिस्टोटल हो रहा है, चाहे सोक्रेटिस हो रहा है, तो नया सोचने की कोशिश करता है। तो अगर वो आसपास के माहौल में रहेगा और अपने आप को उससे काटेगा नहीं, तो कुछ नया सोच ही नहीं पाएगा।
जो भी कुछ क्रिएटिव क्रिएटिव होता है, जो भी कुछ इनोवेटिव होता है, जो भी कुछ नया होता है, उसमें प्राइवेसी बहुत जरूरी एलिमेंट होता है। और जब तक आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ भी नया महान बड़ा नहीं कर सकते। और ये पाश्चात्य देशों में इस राइट को बहुत ध्यान दिया गया। भारतीय संदर्भों में हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ रहा होगा कि हमने बिल्कुल इसको इग्नोर करके रखा हुआ था। हमें लगता ही नहीं था। हमारे आईपीसी में एक छोटा सा सेक्शन आता है इंक्लूडिंग द प्रिवेसी, लेकिन उसके अलावा कुछ था नहीं। और कितना जरूरी है ये प्राइवेसी का राइट, मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारी पर्सनल इंटीमेसीज है, हमारे व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ भी हो सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ भी हो सकते हैं, मित्र के साथ भी होते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप जो है सेम सेक्स के साथ भी हो सकते हैं, अपोजिट सेक्स के साथ भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे संबंध है ये प्राइवेसी राइट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद सेंटिटी ऑफ आवर फैमिली लाइफ, कि हम परिवार में जो हमारा वो है बातचीत है आपस की, हम परिवार में एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल हमारा प्राइवेट अफेयर है। किसी को उसके बीच में जानने का कोई कारण ही नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइवेसी राइट होता है। उसके बाद जैसे मैरिज है, मुझे किससे शादी करनी है, क्या शादी करनी है, मेरे आपस में पत्नी के साथ क्या संबंध है, वो हो गया। अपने घर के बारे में, और सबसे ज्यादा जरूरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में, कि मैं अपने इंटीमेट रिलेशनशिप, मतलब मैं सेम सेक्स के साथ अपने व्यवहार करने में बहुत अच्छा लगता है, या अपोजिट सेक्स से या कई तरह के उसमें होते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो ये इंटीमेसीज के अंदर भी प्राइवेसी की बहुत सख्त जरूरत होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न है, हम हिटलर की बात भी करते हैं, तो ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो है होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत ही गलत ऑफेंस था, जिसमें कि काफी सजाएं थी। अनफॉर्चुनेटली भारतीय कानून के अंदर भी ये सब तरह की चीजों पे बहुत बड़ी सजा होती थी, पर धीरे धीरे वो सजा भी खत्म हो गई। तो ये सारी दूसरी बात इनके अलावा जो मैंने अभी बताई है, तो जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि हमारा पर्सनल डाटा है, मतलब मैं मेरी पढ़ाई क्या है, मेरे कितने नंबर आए थे, मेरी डिग्री कहाँ से ली थी, और मेरे जो कितने नंबर के मैंने क्या क्या पढ़ाई की, मुझे क्या क्या बीमारियां हैं, मैं कहाँ से इलाज करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीमारियों के बारे में किसी को पता ना चले। मैं अपने किस साथी मित्र के साथ मिलने के लिए कहाँ जाता हूँ, और उसका क्या आता पता होता है, मैं कितने समय रहता हूँ, और किसको क्या पेमेंट कैसे करता हूँ। ये सारी चीजें हैं जो कि हमारी प्राइवेसी के जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन के बारे में आती है। और हम नहीं चाहते, जैसे कई बार होता है कि हमें हमें नहीं चाहते कि दूसरे को पता चले। तो दूसरे को पता ना चले ऐसी जो चीजें हम चाहते हैं, वो सब चीजें राइट ऑफ प्राइवेसी के अंदर आती हैं। और इसमें मैंने बताया, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा कि इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। ये मैंने बताया हमारे पर्सनल इंटीमेसीज के बारे में, कंडक्ट के बारे में। अब मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने अभी कुछ का तो इंडिकेशन दे ही दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी कितनी इनकम है, मेरे क्रेडिट कार्ड में कितना क्रेडिट है, क्या मैं क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्टर हूँ कि नहीं हूँ, या मेरे ऊपर कुछ ज्यादा लोन्स हैं, मेरी देनदारी कितनी है, मेरी लेनदारी कितनी है। और ये सारी चीजें हैं, ये जो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है। जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है ये ज्यादातर इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को लेके ही होता है, क्योंकि मेरी जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो वो मेरा व्यक्तिगत है। वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट है कि आपको मेरी बीमारी के बारे में ना पता चले, या आपको ये पता ना चले कि मैं किस प्रकार के लिंग के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता हूँ, या मैं क्या दवाइयाँ खाता हूँ, या मेरी पत्नी से मेरे कैसे संबंध है। तो ये उससे सीधा जुड़ा हुआ मामला है। और दूसरा, जो तीसरा होता है, प्राइवेसी प्राइवेसी ऑफ चॉइस, जिसमें कि बॉडीली एंड मॉरल इंटीग्रिटी आता है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आता है। ये सब चीजें मिलकर एक राइट टू प्राइवेसी बनती है। हिंदुस्तान में ये कभी भी राइट भी नहीं था, फंडामेंटल राइट तो था ही नहीं। तो एक बहुत ही अच्छी जजमेंट आई थी के एस पुट्टा स्वामी जी की, और वो जज थे। जज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट फाइल, एक मुकदमा फाइल किया। और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू प्राइवेसी सिर्फ राइट ही नहीं है, वो फंडामेंटल राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। और उन्होंने सब सरकारों को बोला कि भाई आप इसके बारे में कानून बनाओ। और इसके साथ ही आपको अभी पता होगा कि समलैंगिक के बारे में बहुत सजा होती थी, 10 साल की कैद थी शायद, कोई भी हो। तो उन्होंने बोला ये प्राइवेसी, मतलब जो मैंने अभी बोला, इंटीमेसीज का हमें और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का अधिकार है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने बोला
अगर ये प्राइवेसी है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं किसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा हूँ, तो इसकी सजा का मतलब क्या है? जब पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं किसके साथ संबंध बना रहा हूँ, तो आप सजा कैसे तय कर सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सजा भी तय की। तो राइट ऑफ प्राइवेसी यहाँ पर पत्ता स्वामी जी के मुकदमे के बाद एस्टैब्लिश हो गया, फंडामेंटल राइट। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में एक और काम भी चल रहा था, एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD बोलते हैं। इन्होंने सन 1964 में एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई देश एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे तो डाटा का प्रोटेक्शन कैसा होगा। तो सभी लोग इसके साथ साथ जुड़े, भारत भी इसके साथ जुड़ा, और ये बोलता था कि आप अपने देश में बहुत अच्छे कानून बनाओ जिससे डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, बहुत सख्त कानून बनने चाहिए, ताकि किसी का कोई भी डाटा कोई मिस यूज ना कर सके। क्योंकि अभी हमारे देश में विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं और भी आएंगी, अभी उनको आने में हिचक होती है। वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में क्यों जाएं, हम जो भी डाटा होगा, हम किससे व्यापार करना चाहते हैं, कितने में व्यापार करेंगे, वो तो लीक हो जाएगा। और हिंदुस्तान में संदर्भ भी ऐसे थे कि वो लीक हो जाता था। तो इसका इन्होंने बोला था कि सब बने उसको, लेकिन भारत इसके बारे में कोई कानून नहीं बना रहा था। और जब हमारा पुट्टू स्वामी की जजमेंट में प्राइवेसी राइट बन गया, तो ये भी हुआ कि अगर व्यक्तिगत अधिकार जो है इंफॉर्मेशन का वो प्रोटेक्टेड है प्राइवेसी में, तो डाटा का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो एक पुश मिला इस तरफ, और उस जजमेंट के कुछ ही दिनों बाद इसके बारे में बिल आया और इसके बारे में एक्ट आया। तो इस तरह से हमारा एक बहुत ही व्यक्तिगत अधिकार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यावसायिक अधिकार के अंदर, जो हम बोलेंगे कमर्शियल या ट्रेड, उसके अंदर ये दोनों चीजें, व्यक्तिगत के साथ इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों मिल गया। दोनों एक जैसा ही था, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर था। इसके मिलने के बाद एक नई तरह की ऊर्जा भारतीय समाज में और भारतीय वाणिज्य क्षेत्र में आई। शुक्रिया। मनीष जी, एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजेश जी ने बताया कैसे इवॉल्व हुआ ये पूरे का पूरा, खासकर उसमें जो पुत्तस्वामी जजमेंट है उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। और लेकिन अब गोइंग अहेड जो है वो हम जो ये बिल बन गया है, तो आप इसका एवोल्यूशन जो है वो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि यूरोप में, जिसको हम एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, GDPR जो है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो उनका फ्रेमवर्क है, तो आप कितना इसको इस एक्ट को जब आप देखते हैं तो इसके इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में और राइट टू प्रिवेसी के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हम कहाँ पर खड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से, जैसे राजेश जी ने बताया, क्योंकि अब तो क्रॉस बॉर्डर बेसिकली आपका जो है वो ग्लोबलाइजेशन है और व्यापार हो रहा है, कंपनियां आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां हैं बेसिकली, जो है अमेजोन बैठा हुआ है वहां पर जो है US में, राइट। और यहाँ पे जो है बिजनेस कर रहा है। तो कैसे आप इसको देखते हैं ओवरऑल? व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ दिस थिंग, और इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्ष हैं, थोड़े से ये भी आप बताएं, ये जो एक्ट है 2023 का, जिसके रूल्स अभी हैं। और एक छोटी सी चीज और अपने वो दर्शकों के लिए मैं चाहता हूँ बताएं जिन्होंने जिनका की लीगल बैकग्राउंड नहीं है। एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स। तो कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एक्ट आ गया, अब ये रूल्स किस चीज के हैं, तो ये एक्ट और रूल्स क्या होते हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, राजेश जी ने बिल्कुल ठीक बोला। The concept of data privacy and data protection in India actually has evolved significantly over the years. Right, so it was shaped by the rise of digital technology, legal advancements, and increasing awareness of individual rights. So, in the earlier days, if I say, especially before 20,000 BC era, India had a very limited focus on data privacy. Like, so, law like Indian Penal Code and the Indian Telegraph Act, they used to address the privacy concern to a very limited extent. But they were inadequate for dealing with the modern digital challenges. Then in 2000, Information Technology Act came, and which was the first significant step towards addressing data protection in digital era. Then the real shift, as Mr. Gogna said, the real shift actually came with the Justice case Puttaswamy case, where the Supreme Court declared that right to privacy is a fundamental right under Article 21 of the Constitution. Right. So, in response to the Puttaswamy judgment, several legislative efforts were made in India. Right. So, first, Justice B.N. Shri Krishna Committee was formed in 2018, which actually proposed a comprehensive data protection framework for India.
right? So this led to Digital Personal Data Protection Act of 2023, and which is the largest legal framework which simplifies data protection. So the focus is on the consent, user rights, and penalties for the breaches. Now, parallel to the development of this, there was various sectors which adopted their own data protection standards, like there were RBI guidelines which mandated data localization for payment system. Then it was TRI regulations which focused on consumer data protection in telecom. Then it was a health data management policy which used to address the health data privacy under the Ayushman Bharat digital mission. So and so forth. So the in my opinion, the evolution of data privacy and protection in India reflects its journey towards becoming a digital economy while respecting the individual rights as well. So, if you see from the IT Act to the Digital Personal Data Protection Act, India actually has made a significant progress. Now, however, it still requires the continuous refinement and enforcement are also very crucial to fully address the challenges of the digital era. Now, Act was there. Now the guidelines has come, which actually quantifies and identifies what kind of, how this act is to be implemented, like data fiduciaries and everything which was there in the act. So they have come up how this is going to implement, and very soon I think there will be timelines where organizations would need to adhere to these compliances as well. राजेश जी, मैं आपसे जो है वो एक ये जानना चाह रहा था कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, ये किस किस को कवर करेगा? अब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोग भी हैं यूट्यूब पर, और तो मतलब ये किस किस को कवर करेगा? जिसको हम अगर उस भाषा में कहें कि लीगल एंटिटीज, या कौन कौन सी एंटिटीज है? क्या इंडिविजुअल्स भी कवर होंगे? क्या बिजनेस कवर होंगे? क्या सरकारें कवर होंगी? क्या एनजीओज कवर होंगी कि नहीं कवर होंगी? तो एक मोटे तौर पे बेसिकली, क्योंकि वैसे तो अभी इवॉल्व होगा ये, क्योंकि जब कोई एक्ट आता है तो उसमें हर चीज जो है वो क्लियर नहीं होती है। एक उसका इंटरप्रिटेशन होता है जो कोर्ट करते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स करते हैं, और फिर वो इवॉल्व होता है। पर फिर भी मोटे तौर पे, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग भी ये देख रहे हैं उनको ये, कि भाई किस किस व्यक्ति को इसमें कंप्लायंसेस करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो है आप थोड़ा सा बताएं। मैं उसमें, आपने चूंकि लीगल एंटिटी की बात की कि इसके हिसाब से कौन कौन सी होती है, तो आमतौर पे जितने भी कानून बनते हैं, एक्ट आते हैं, उसके अंदर एक शब्द प्रयोग होता है, पर्सन। तो वो पर्सन ही हमेशा प्रयोग होता है। तो वो बोलते हैं एनी पर्सन हु कमिट्स मिस्टेक, एनी पर्सन हु वॉयलेट्स, एनी पर्सन। तो वो पर्सन जो है अपने आप में एक फ्रेज है जो अपने आप में काफी सारी लीगल एंटिटीज को कवर करता है, लिखा, क्योंकि हर जगह पे सारी लीगल एंटिटीज तो आएंगी नहीं, तो एक पर्सन हो जाता है। इस एक्ट के अंदर भी जो इसका डेफिनेशन सेक्शन है, सेक्शन 1, उसका सब सेक्शन एस है जो कि पर्सन को डिफाइन करता है। ठीक है, उसको पर्सन को डिफाइन करता है, उसका मतलब होता है एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति कोई भी है। जैसे मैं हूँ, राजेश हूँ, अरुण हो गए, मनीष जी हो गए, तो हम इंडिविजुअल हैं। तो पर्सन का मतलब वो इंडिविजुअल तो है ही है। जैसे एक उसकी नॉर्मल एक उसकी परिभाषा है कि व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति जो है वो रामलाल, श्यामलाल, बेंसन, ये भी कुछ है, वो व्यक्तिगत होगा। उसके बाद इसमें इस पर्सन में एक और चीज शामिल है, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको एचयूएफ बोलते हैं। आमतौर पे इनकम टैक्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई एचयूएफ भी है तो वो भी पर्सन है, वो भी इसकी प्रोटेक्शंस और इसकी कंसिक्वेंसेस को फेस करेगा। एचयूएफ भी, मान लो एचयूएफ किसी डाटा फिड्यूशरी में उनकी कंपनी है, तो वो एचयूएफ के ऊपर भी वो सब चीजें लागू हो जाएगी। उसके बाद एक कंपनी मतलब जो इंडियन कंपनीज एक्ट है, उसके अंदर अगर कोई भी कंपनी बनती है, रजिस्टर्ड होती है या एलएलपी रजिस्टर्ड होती है, तो वो कंपनी भी इस पर्सन के बीच में ही आएगा। फर्म, फर्म का मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अगर कोई संस्था अपने आप को रजिस्टर करती है एज ए फर्म, तो वो भी इसमें शामिल होगी। उसके बाद एक नया कंसेप्ट है इसका, जो एस का 5 है, रोमन 5, वो कहता है एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। जैसे कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होता है कि अब जैसे हम लोग संस्थाओं को देखते हैं, तो रजिस्टर्ड संस्थाएं भी होती हैं, अनरजिस्टर्ड संस्थाएं भी होती हैं। एक बहुत बड़ी संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है।
वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। ऐसे कुछ अकाउंट्स भी पहले खुलते थे कि कुछ 4-5 लोग मिलकर एसोसिएशन ऑफ पर्सन करके करा देते थे। और इसमें इसके आगे वो क्लैरिफाई करते हैं वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब 5 लोग मिले, हम 1 2 3 4 अरुण आनंद ये 4 लोगों ने मिले, हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाई और कुछ काम शुरू कर दिया। तो पहले इसका रिकॉग्निशन आज भी है, इस एक्ट भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो पहले एसोसिएशन ऑफ पर्संस के तौर पर काम करती थी। तो ये इसके अंदर इन्होंने लिया, ये आमतौर पर सिर्फ इनकम टैक्स में ही जाना जाता था। और किसी बहुत सारे एक्ट में, तकरीबन 70-80 एक्ट को मैं याद करता हूँ, तो पर्सन के अंदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन मैंने इसी में देखा है। तो उन्होंने किसी भी कोने को छोड़ा नहीं है। अगर 4 लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं तो वो बोले कि आप भी चारों के चारों लायबल होंगे, चाहे आप कंपनी बने हो या नहीं बने हो। उसके बाद स्टेट, राज्य। राज्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि केंद्र सरकार है तो वो राज्य है, राज्य सरकारें भी राज्य है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट मतलब राज्य की, जैसे कि डीटीसी है, वो इंस्ट्रूमेंट, वो स्टेट नहीं है पर इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट है। तो डीटीसी भी बन जाएगी, दिल्ली सरकार भी बन जाएगी, दिल्ली सरकार के जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी बन जाएगी। ऐसे दिल्ली टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो भी बन जाएगी। तो स्टेट और उसकी जो भी एजेंसीज हैं वो सारे के सारे भी इसमें शामिल हो जाएंगी। और एक बहुत ही यूनिक इसके अंदर सब क्लॉज 7 में आता है, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन दी प्रीसीडिंग सब क्लॉसेस। आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक ज्यूरिस्टिक पर्सन, ये अपने आप में कंसेप्ट मेरे लिए भी बहुत नया है। मैंने अभी तक किसी एक्ट में ये जाना नहीं है कि ये आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या होता है। मैं इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको बता पाऊंगा। मैं इसमें सीमा है क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक तो अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें, और खासकर स्पेसिफिकली उस नजरिए से कि भैया ये जब एक्ट के रूल लागू हो जाएंगे, एक्ट तो लागू हो ही चुका है, बट ये जब रूल भी लागू हो जाएंगे तो उसके बाद अगर आप, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं तो उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, तो आपके पास डेटा आ रहा है लोगों का बेसिकली जो बेकार है। है ना, तो आपको उसको, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो इंडिविजुअल यूट्यूबर हूँ, मैं कोई यूट्यूब थोड़े ना हूँ, या मैं कोई एक्स थोड़े ना हूँ जो है, या फेसबुक थोड़े ना हो तुम्हें। तो सबको ऐसा लगता है, मतलब मेरे को जो बात समझ में आई राजेश जी की बात से, तो सबको ये लगता है कि हाँ भी करना। एक तो आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें, दूसरा इसमें एक प्रोविजन है जो है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का को अपॉइंट करने का। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई ट्रेनिंग भी उनकी, ऐसे मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है। और तो ये डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये आप थोड़ा सा बताएं जरा। देखिए, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वी कॉल इट डीपीडीपी एक्ट, बेसिकली इट इज डिजाइंड टू रेगुलेट द कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा विद इन इंडिया, राइट? तो whosoever is there, or any organization which is collecting data, which is storing data, and it is processing data, so it applies to the wide range of legal entities. And it ensures that both the public sector, private sector, any organization. So first is data fiduciary. So data fiduciary is any entity or individual, जैसे अभी राजेश जी ने बताया, any entity or individual who determines the purpose and means. कोई भी एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल जो ये डिटरमाइन कर रहा है कि डेटा कलेक्शन का पर्पस क्या है, उसका मीन्स क्या है, आई मीन मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, वुड बी treated as data fiduciary. So which can be private companies like all technology companies, e-commerce platform जैसे अब आप YouTube की बात कर रहे हैं, right? Social media companies. So they all collect and process personal data of individuals. They fall under the purview of this act. Then there's government entities, ministries हो गई, agencies हो गई, all that process personal data in their functioning. जो भी उनकी फंक्शनिंग है उसमें they use it, right? पब्लिक अथॉरिटीज कैन बी देयर, जैसे अब राजेश जी ने बताया, रेगुलेटरी बॉडीज हो सकती हैं, पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, इफ दे आर कलेक्टिंग पर्सनल डेटा फॉर एनी प्रोसेसिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं दैट हैंडल पर्सनल डेटा, I mean as a part of their operation. So second is the data processor, right? So a data processor is any entity that processes personal data on behalf of data fiduciary. This is as per the act. So it does not determine the purpose or means of processing, but still it processes it
on behalf of fiduciary. So these entities typically provide specialized service to data fiduciaries. जैसे हो सकता है सर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, और क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर हो गए, पेमेंट प्रोसेसर हो गए. So there would be the data processor who will also fall under the preview of this. To summarize, I would say it would apply to a broad range of organizations. Data fiduciaries हो सकती हैं, data processor हो सकते हैं, government entities हो सकती हैं, international, because trans-border data transfer होगा, so international entities हो सकती हैं, those will be processing individuals data, Indian citizens का data जो process कर रहे हैं. Individuals हो सकते हैं, राजेश जी rightly said it, individuals हो सकते हैं, and individuals, if they are collecting by any means, they will be data processor, but individual will also be, they would be data principal as a component of that, because whosoever has the sensitive data or personal data which is getting collected, they become the data principal of that. So जो DPO का concept आप बता रहे हैं, so this DPO, which is the data protection officer, this is broadly, it is compliance which is mentioned for SDFs, we call it significant data fiduciaries, and it has become a very crucial element in ensuring compliance with data protection laws, like DPDP हो गया हमारा. So DPO plays a very significant part in in safeguarding personal data, also guiding organization through complexities of data protection regulations. अब DPD में कोई भी data collection है और data mobilization है, so all these technical processes the DPO has to control, right? So they have to ensure transparency and accountability in data processing activity. So these are the two basic principles in data privacy, which is the CIA, we call it confidentiality, integrity, and the other aspect of availability of that data. So the DPO का major role DPO का होगा to ensure that organization complies with relevant DPDP guidelines, right? So this can involve monitoring the organization's, I would say, data processing activities, also identifying potential risks, and advising on how to mitigate those risks. So it is not only the technical thing, but they have to guide them or advise them for mitigation of that risk. Now, the DPO is also responsible. One thing I would like to highlight here is for ensuring that organization adheres to the principle of data processing. When I say principle of data processing, the basic principle which comes under the data processing is lawfulness, fairness, data minimization. So that is, only such data should be collected which is required for any kind of activity or processing. It's not that आपको कुछ component of data चाहिए, कुछ minuscule chahiye, and you're just collecting data left, right, center. So it has to be a concept. There is a concept of data minimization and the purpose of limitation. आपको सिर्फ तब तक data collect करना है जब तक आप उस process के लिए उसको use कर रहे हैं. So it's not that data is there on your system for unidentified time. तो DPO की एक और role होती है sir, that is the point of contact. So whenever there is a grievances, DPO will act as a point of contact for individuals जिनका भी data, personal data is being processed. It will be a point of contact for, if I'm the individual and you are any data fiduciary, SDF, or significant data fiduciary is collecting my data. So my being a data principal, my single point of contact will be DPO. Just say I will ask for all the grievances and all. So another aspect for the DPO is the training and awareness part. So DPO is responsible for ensuring that all the employees within the organizations, they are aware of the data protection obligations, because SDF की क्या obligation है, वो सब employees को, whosoever are handling data within the organization, they should know the obligation of the organization for this data protection. And then this will include the training to the staff, and it will say importance of confidentially should be taught to the employees, and how to report the breach, because breach the penalty is very high. It can go up to 250 crores. So how to report the potential data breaches is also the role, and which comes under the role and responsibility of DPO. इसमें कॉन्सेप्ट होता है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी. तो जो बोर्ड या अथॉरिटी होगा उनके बीच में जो भी तालमेल है और whatever communication happens, that will happen through DPO only.
So that's a very crucial role. And as far as the appointment of the DPO is concerned, there is no clear mandate. I mean, the act does not mandate कि उसका ये full time position है, or it must be somewhere who can dedicate enough time. It's a role and responsibility job, right? So, but while there is no specific educational requirement outlined in that DPDP Act, it is expected that DPO will have a fair and relevant qualification in law, maybe in cybersecurity, data management, etc., etc. Right. So, practical experience is also very important, which should be in the privacy management or compliance. So, generally, जो compliance manage कर रहे हैं अभी within the organization, they would have an additional, responsibility and role of being the DPO in the organization. And it has a law gives the flexibility that it can be appointed within the organization, provided they have required expertise and independence to discuss with the board, or to report to the board, or to interact with the board. Alternatively, companies can also hire an external expert, or it can be a third party firm which can serve as a DPO. So law does not restrict there, right? So because smaller organization, if you see, Varunji, they will be more or less not in a condition to have a full-time DPO. If I'm processing information as an organization, then there will be another baggage that I need to have a DPO. So they would be basically lacking in in-house expertise. So they can hire the external experts also. That's my point of view. मैं एक छोटा सा आपसे प्रश्न और इसी के साथ जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूँ। ये डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, और उसके बाद फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। राजेश जी, मैं आपसे एक्चुअली ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है जिसकी बात की, तो उसमें रूल्स में भी उसके बारे में दिया हुआ है, और वो एक एपेक्स बॉडी की तरह एक तरीके से काम करेगा। व्हाट यू मे कॉल द फ्रंट फिलोसफर गाइड, एंड ऑल्सो समबडी हु पेनलाइजेस यू इफ यू डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और द नॉर्म्स। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था मनीष जी, की एक वेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है जिसको राइट टू बी फॉरगॉटन कहते हैं, और जो राइट टू प्रिवेसी के साथ हाँ बड़ा क्लोजली लिंक्ड है, और राइट, दर्शकों के लिए मैं बता दूं, मतलब बाकी मनीष जी इस पे जो है वो करेंगे, और अगर राजेश जी भी कुछ ऐड करना चाहें, कि मतलब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा डेटा जो है इरेज कर दिया जाए, जो है मैं जो है, तो मैं जो भी डेटा फिड्यूशरी होगा या जो डेटा प्रिंसिपल होगा, मैं उसको ये कहता हूँ भाई तुम मेरा जो है डेटा हटाओ, मुझे नहीं चाहिए जो है। तो आ, ये जो है, क्या ये इसके लिए भी हमारे को डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कोई अप्रोच करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो है, ये मैं आपसे जानना चाहता Yes, of course. बिकॉज अगर आप डेटा प्रिंसिपल के इंडिविजुअल देखिए, जब भी डेटा प्रोसेसिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट स्टेजेस, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद आपको डेटा प्रोसेसिंग करना है, कीपिंग दैट डेटा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और स्टोरिंग दैट डेटा, एंड देन डिलीटिंग दैट डेटा। तो इन चारों प्रोसेसेस में, मतलब मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, डेटा को प्रोसेस करके उसको स्टोर कर सकता हूं, एंड देन whenever the requirement is over, मेरी ट्रांजेक्शन प्रोसेस पूरी हो जाती है, आई नीड टू डिलीट दैट डेटा। बट इसके पूरे चारों ही स्टेजेस में डेटा प्रिंसिपल वन हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट। उनको कंसेंट देनी है इंडिविजुअली। Yes, you can collect my data. What kind of data you are collecting? For what purpose you are collecting? ये सब information data fiduciaries को देनी है डेटा प्रिंसिपल को in the notice. And then consent भी explicit consent लेनी है। It's not that मैंने तो explicit consent भी दे दी। अब उसके बाद as a data principal, if I'm the data principal और मैं देख रहा हूँ कि डेटा जो प्रोसेसिंग है, at the time मैंने जब consent दी, मेरे को it was for something else, but now one, I have the right to ask you आप मेरे डेटा का कर क्या रहे हैं। सेकेंड इज आप किस प्रोसेस में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, किन के साथ आपने फर्दर उसको शेयर किया, अगर वो डेटा प्रोसेसर है या आपकी कोई एड एजेंसीज, व्हाटएवर कैन बी डन वो। बट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ इट इज अ राइट टू बी फॉरगॉटन, जिसमें मेरे को आई think it should be a time will come where technology would come with that one button which said, अभी लाइक का बटन होता है, डिसलाइक का बटन होता है, उसमें होता है राइट टू बी फॉरगॉटन। मैंने क्लिक किया एंड ऑल डेटा इज गेट इरेज्ड फ्रॉम ऑल द साइबर स्पेस, राइट, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस सिनेरियो में अभी तक मेरे को जो एज एन डेटा प्रिंसिपल आई हैव द, इसको बोलते हैं डेटा प्रिंसिपल राइट्स,
I have the right to approach DPO, and DPO will be single point of contact. I can approach the DPO and ask that my data should be deleted. No questions asked. जी। तो देखेंगे जब ये डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर से अपॉइंट होंगे तो कितनी रिक्वेस्ट बहुत आती जल्दी है। होंगे। हाँ, और मुझे लगता है उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो स्पैम कॉल्स आते हैं और ये सारा जो है, जो जिसको अभी ये तक बिल्कुल यस। अनफॉर्चुनेटली TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई। तो हमारा डेटा हर जगह शेयर होता रहता है, फोन कॉल, स्पैम मैसेजेस जो है ये हमारे को जो है तंग करते रहते हैं। तो होपफुली ये जो है उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ जो है राहत मिलेगी। तो राजेश जी, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए मतलब अगर ये एक्ट है जो डेटा प्रोटेक्शन का एक्ट है, अगर ये बोर्ड नहीं है तो इस एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसको बोले कि बॉडी एंड सोल जो दोनों मिलाकर है तो वो बोर्ड है। और इस बोर्ड में ये सेक्शन 18 है इस एक्ट का जो कि इस बोर्ड के बारे में बात करता है, जिसमें कि कहते हैं कि एक चेयरपर्सन होगा और कुछ मेंबर्स होंगे। उसमें मेंबर्स को उनकी सैलरीज के बारे में वो सारा प्रोसीजर दिया हुआ है जो हमको इतना रेलेवेंट नहीं है। और लेकिन इसका जो सेक्शन चैप्टर 6 में सेक्शन 27 है, उसमें पावर्स ऑफ द बोर्ड दी गई है कि बोर्ड क्या क्या काम करेगा। तो उसमें बोला उन्होंने कि अगर जैसे कि अगली चर्चा में तब तक हो पाएगा कि अगर कोई इंटीमेशन आती है, क्योंकि कोई भी ब्रीच होता है पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन का, तो उसकी इंफॉर्मेशन बोर्ड को देना जरूरी है। तो जब भी उनके पास कोई इंटीमेशन आएगी कि ब्रीच हो गया है सेक्शन 6 और 8 में, तो उसमें वो मिटिगेट करने के बारे में और इस सारे के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। और इंक्वायरी करने के बाद कि कैसे ब्रीच हुआ, ब्रीच की इंफॉर्मेशन तो देनी है जुडिशरी वाले को, तो कैसे ब्रीच हुआ इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर उनको दोषी पाया जाएगा तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है, 250 करोड़ रुपए तक का जा सकता है। इसके अलावा ये जो है जो डाटा प्रिंसिपल है, जब मान लीजिए मैं डाटा प्रिंसिपल हूँ, मेरा डाटा किसी को दिया मैंने, चाहे फोन के लिए दिया चाहे कैसे भी दिया, अगर मेरे को पता चलता है कि मेरा डाटा ब्रीच हो गया, तो मैं उस ब्रीच की इंफॉर्मेशन भी बोर्ड को दूंगा। और बोर्ड जो है उसके बारे में भी पूरी इंक्वायरी कर सकता है का कि मेरा पर्सनल डाटा क्या मेरी जानकारी के बिना गया है या मेरे को जो मैंने रिस्ट्रिक्टेड परमिशन दी थी उसका कुछ वायलेट हुआ। उसको इन्फॉर्मेशन करने के बाद उस पर भी वो इंक्वायरी कर सकते हैं और पेनल्टी लगा सकते हैं। अगर भारत सरकार भी उन्हें कहता है तो इसके बारे में भी वो जानकारी दे सकते हैं। और उसके बाद जो डाटा प्रिंसिपल का तो मैंने बता ही दिया उसको, भारत सरकार भी उनके ऊपर काम कर सकते हैं। इनका 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 ये दायित्व है बोर्ड का कि वो देखें कि ये जो एक्ट बनाया गया है वो बिल्कुल जैसे आपने बोला कि कानून तो है कि फेक कॉल्स नहीं आएंगी लेकिन आती रहती हैं, तो ये बोर्ड ही तय करेगा कि अगर ये बोर्ड इफेक्टिव होगा। इस बोर्ड में कुछ बहुत समझदार, बहुत ही विजनरी, बहुत ही जान समझदारी वाले और पब्लिक स्पिरिटेड लोग रहेंगे, तो ये बोर्ड महसूस करेगा कि ये डाटा जो प्रिंसिपल डाटा एक आम आदमी का जो पर्सनल डाटा है वो मेरा ही पर्सनल डाटा है। अगर ऐसे लोग आएंगे जो सेंसिटिव होंगे चीजों के बारे में जानेंगे, तो वो इस बोर्ड को एक एक बहुत ही बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, जहां पर कि भारत का हर नागरिक, जिसमें कि कॉरपोरेट भी है, जिसमें फर्म्स भी हैं, पार्टनरशिप, वो सब प्रोटेक्टेड महसूस करेगा कि नहीं, अब भारतवर्ष में मैं हूँ तो मेरी जीवन एक खुली किताब है, ये मामला खत्म हो गया। अब मेरा जीवन मेरे हिसाब से है, मेरी जितनी जानकारी मैं देना चाहता हूँ उतनी दूंगा। अगर मेरी जानकारी किसी व्यक्ति के पास है, मनीष जी के पास है या अरुण जी के पास है, तो वो भी मेरी जानकारी उतनी ही यूज कर सकते हैं जितना मैं परमिट करूंगा। तो ये बोर्ड एक तरह से कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो गया, ये भगवान है इस एक्ट का। और इसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, और कुछ गलत करेगा तो ये सजा देगा। तो अगर कहा जाए कि डीपीडीपी एक्ट का भगवान कौन है, तो ये बोर्ड है। और इसके देवते कौन है, तो चेयरमैन एंड मेंबर्स इसके देवते हैं, जो इस पूरी की पूरी प्रकृति को, इसके पूरे ब्रह्मांड को चलाएंगे। मनीष जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और फिर उसके बाद हम लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे, क्योंकि पेनल्टीज की बात तो कमोबेश हो ही गई है। ये जो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर है, तो क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा इस विषय पे अध्ययन किया तो देखा मैंने कि क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर एक मेन कारण, एक बहुत बड़ा इशू है जो है। और क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर में दर्शकों के लिए बता दूं, यानी हमारे देश का जो डेटा है वो दूसरे देश के अंदर जो है वो जा रहा है, चाहे वो सर्वर्स के माध्यम से जा रहा है या जिस तरीके से भी। तो ये क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को लेके अभी को जो है, इस एक्ट के आने से पहले क्या कोई लीगल फ्रेमवर्क था? और अगर अब इस एक्ट के आने के बाद और जो रूल्स में दिया गया है,
क्या ये क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को लेके मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिटी की ज्यादा जरूरत है। वो एक डेढ़ पैराग्राफ में बेसिकली उन्होंने एक निपटा दिया और हाँ ये जी। कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे बताती रहेगी, आया जो है नोटिफाई करती रहेगी। तो ये मुझे लगता है कि और मैं दूसरा जो है जिस दिन ये रूल्स नोटिफाई हुए 3 जनवरी को, तो उससे अगले दिन जो है एक प्रमुख अंग्रेजी का अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी जो है उनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। और मैं थोड़ा सा सहमत भी हुआ उस बात से। जो है मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये जितनी सारी बड़ी कंपनियां हैं वो तो बहुत डेटा कंप्लायंट हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है बड़े अच्छे से डेटा कंप्लायंस कर रही हैं। जबकि ऐसा, और उसी और जबकि अगर आप संदर्भ देखें तो हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जी जो है जी। वो मेटा के ऊपर जो है वो एक जुर्माना किया है। आई थिंक अराउंड 225 करोड़ के आसपास का शायद फिगर है, कि आप व्हाट्सएप का जो डेटा जो है वो और फेसबुक का डेटा आपस में शेयर नहीं हो सकता, मोटे मोटे तौर। तो क्रॉस बॉर्डर जो है, बिकॉज डेटा इज नॉट ओनली द न्यू ऑयल, इट इज बेसिकली डेटा इज बीइंग वेपनाइज्ड नाउ। तो उसके बड़े नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी और स्ट्रेटेजिक वैल्यू के हिसाब से भी इट हैज नो ह्यूज दिस थिंग जो है implication. So how do you look at this issue of basically cross border data transfer? Karan ji, you rightly said it. Because अगर आप penalties की बात करो, so this is not the first time which is happening. If I recall correctly, in 2023 and 24, I mean the penalty Meta was penalized and penalty was thrown or slapped on Meta by GDPR board, and then even LinkedIn was, and Uber was million of the pounds. They were European law, the GDPR did. Because the issue of cross-border data transfer is very crucial in context of data protection law, right? So particularly, if you see the globalization and the digital transformation have led to a significant cross-border data flow. A lot of data is flowing within the countries and out of the states, right? So many businesses operate across multiple countries and which require the seamless transfer of personal data per se. I'm talking about. If it's the organizational data, it does not apply here. So it's a personal data for processing or customer support or for the analytics rather. Right. So while cross-border data transfer facilitates the trade and innovation, it also raises a concern. I mean, about data sovereignty, national security, and data privacy. So let's see. I mean, अगर आप DPDP की बात करें, so one, this act allows cross-border transfers of personal data to countries or territories which are notified by the Indian government, right? So as having adequate data protection standards. So this ensures one, that personal data transferred abroad is subject to कंपेरेबल प्रोटेक्शन। तो जो प्रोटेक्शन हमारे यहाँ पे उसको सेंसिटिविटी है उस पर्सनल डेटा की और पर्सनल इंफॉर्मेशन की, सेम सैंक्टिटी और सेम जो हम बोलेंगे जो प्रोसेसिंग है, that should be in the same secure mechanism. Now, explicit consent from data principal is very necessary before transferring. तो यहाँ पे transferring the data, personal data abroad. So this actually adds an extra layer of accountability. यही वो यही ऐसी जगह है जहां पे इस समय पेनल्टीज की बात हो रही है. I mean, you are transferring the data, you are processing outside the domain and outside the territorial boundary of any country, and then you will get the penalties of the fine on that. Now, the government has the discretion to impose restriction or, I mean, conditions on data transfers, and it will be basically based on security, public orders, or strategic interests. So there are some strategic policies also which plays a very important role when you are transferring the data. So, और जो बेसिकली अगर आप डीपीडीपी एक्ट की बात करो, उसको ना एक बैलेंस बनाना है. If you see from the broader prospect, that balance is that the national security and sovereignty, it should ensure that sensitive data is not misused or exposed to foreign surveillance. Economic interest is also there.
एंड व्हाट विल इट प्रमोट? इट विल प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो ऐसा नहीं मैंने इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं अगर हम लोगों को, तो ईज ऑफ बिजनेस खत्म हो जाता, सो दैट इज, इट वुड स्टार्ट लूजिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. So it will promote ease of doing business by allowing the regulated data flow. So it's not that compliance is always bad. Compliance is good also. And if you talk about individual privacy, I mean, it clearly defines that protecting personal data, protection of personal data, regardless of where it is processed. वो ये नहीं बोल रहे कि लॉ नहीं कहता कि आप बाहर प्रोसेस नहीं कर सकते. It has to be processed in a secure manner. तो DPDP Act basically represents the progress. In my opinion, it actually represents the progress in addressing cross-border data transfers. And it can be issued by introducing provisions time to time for adequate safeguarding or safeguards or government oversights. जो government की policies होंगी. So this is basically a cornerstone and milestone for cross-border data transfer. राजेश जी, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, एनीथिंग? बाकी तो अभी चर्चा, जैसे मनीष जी ने भी कहा, अभी तो इस पे चर्चा शुरू हुई है. हाँ मुझे बिल्कुल, लगता है अभी कि तो मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में कुछ दो तीन चीजें जो मेरे ध्यान में आती हैं कि जैसे कुछ तो टर्म्स ही हैं कि डेटा प्रिंसिपल क्या हाँ है, डेटा यस, सब्जेक्ट क्या है, फोकस हो डेटा जाएगा, वो फिडुशियरी क्या ज्यादा है, तो फोकस उस पे होगा। हम थोड़ा सा, एक तो थोड़ा डीमिस्टिफाई करेंगे. दूसरा, खासकर मैं दर्शकों के लिए वो भी आप लोगों के माध्यम से जानकारी आगे आने वाले एपिसोड्स में लाना चाहता हूँ. जैसे ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अब लोगों को पता नहीं होता कि आपने आई एग्री बटन पे दबाया है तो आप यस, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं, या कई बार आप मेल का भी बाइंडिंग जवाब दे रहे हैं, तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। है ना. हाँ, तो वो भी जो है, तो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पता चलता, और वो कभी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कुछ जाएगा या कुछ हो गएगा तो कहेगा, "अच्छा, आपका तो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ जो है." तो ये भी थोड़ा सा जो है, हम इस पे आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे ताकि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट हो. बट आपके क्लोजिंग रिमार्क्स की, आप ओवरऑल बेसिकली हाउ डू यू सी दिस एक्ट, एंड देन आई विल टेक क्लोजिंग रिमार्क्स ऑफ मनीष एंड देन. बस मैं तो ये अच्छा मानता हूँ कि ये एक राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेट डाटा, उसका एक रिकॉग्निशन होने के बाद भारत सरकार बहुत सालों बाद, बहुत दशकों के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रही है इस तरफ। और जितना ये हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो जाएगी, उतना ये देश और क्रिएटिव और प्रोडक्टिव और ज्यादा महान बनेगा। और क्योंकि अभी हम सब लोग सोचते वक्त भी, व्यवहार करते वक्त भी थोड़ा डरे डरे सकुचाए से रहते हैं कि किसी को पता चल जाएगा, कोई क्या सोचेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन तो है ही नहीं ना चीजों की। तो हमेशा साइंटिफिक रिसर्च, जैसे हमारे देश में आविष्कार नहीं होते हैं, तो उसका भी ये कारण है, क्योंकि आविष्कार इसलिए नहीं हो पाते हैं कि सोचने की जो पूरी एक प्रोटेक्टेड लेयर्स चाहिए मल्टीपल, वो नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत अच्छी शुरुआत है, और ये आगे जाएगा तो हम भारत आविष्कारों का देश भी बनेगा, बहुत सुंदर कविताओं का, नॉवेल्स का, पिक्चरों का देश भी बनेगा। और इसके मूल में ये प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार का जो प्रोटेक्शन है, ये एक्ट के साथ और पुत्तस्वामी जजमेंट के साथ जो आता है, वो उसके लिए एक बहुत ही ट्रिगर करेगा उस बात को। मनीष जी, योर क्लोजिंग रिमार्क्स ऑन ओवरऑल द वे फॉरवर्ड. So the digital DPTP Act, rather, basically it marks a significant step, as Rajesh ji very beautifully mentioned, that it marks a significant step towards creating a comprehensive legal framework for data protection of personal data in India. अभी तक ऐसा कोई framework हमारे पास था नहीं. तो आईटी एक्ट में 43 सेक्शन में होता था डेटा थेफ्ट एंड ऑल, बट इट नेवर यूज्ड टू टॉक सो मच अबाउट द पर्सनल डेटा. एक 2011 में एक कुछ गाइडलाइंस और टाइम टू टाइम आती रहती, बट दे वर ओनली द सेंसिटिव डेटा, बिकॉज इसके एवोल्यूशन अलग तरह से हुआ है डीपीडीपी का. सो एवरीथिंग इज विच इज द पर्सनल डेटा, डेटा प्रिंसिपल का सेंसिटिव डेटा, इट ऑल इज कवर्ड अंडर दिस एक्ट. सो दिस एक्ट इज बेसिकली डिजाइन टू सेफगार्ड इंडिविजुअल्स डेटा, और ये प्रमोट करेगा रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत मेजर रोल होगा अभी, बिकॉज एज यू सेड द वे फॉरवर्ड इज, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे इसमें which will play a role, which would need a lot of amendments now. आपकी policies दोबारा से होंगी, and there's a concept of privacy by design. तो जो software development organizations हैं, and they are developing softwares, they need to redefine it, and there has to be privacy while designing the application, software applications. because इसमें क्या होता है, otherwise क्या situation आएगी अरुण जी, आप देखते हैं इसको हम लोग ना compliance bandage बोलते हैं.
जैसे आज अगर ये कंप्लाइंस नहीं हुआ, उस पर एक बैंडेज लगा दिया आप, उसने उसको कर दिया, फिर कहीं और कर दिया, फिर कहीं और कर दिया, आपने पैच कर रहे हो आप, तो वी कॉल इट कंप्लाइंस बैंडेजेस। तो वो कंप्लाइंट बैंडेजेस जो है वो धीरे धीरे हटके इट शुड बी अ प्रिवेसी बाय डिजाइन कॉन्सेप्ट होगा। एंड विल सी, आई मीन जो मेरे को ऐसा लगता है जो कोर प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल डेटा है, which is the explicit consent, that would be a way forward, because हमको, because cookies and digital footprints, everything is collecting data. So they all would be required to, I mean, it would be subject to a modification and amendments, because it will talk about right to access, right to correction. इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे, so there will be a lot of technology play now, which will be, I mean, which will take a effective role. अब उसमें क्या होगा सर, जैसे अब एआई हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, इन सारी चीजों में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली, सो ऑल द एप्लीकेशन, जैसे अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात बोले ना, सेफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कमिंग अप। So I'm not talking about the coins or a digital economy or the bitcoins or something, because that blockchain would have a different framework. It has a different framework which would require privacy by design now. Though it have a register model, but still it would require a lot of privacy now. So technology will play an important role. Law has come, guidelines have come. It has come for the reviews. Reviews will be there and they will be implemented. And then after that, technology will play a very crucial role. Data classification में, data encryption में, because जो maximum penalties हैं, आप देखोगे which can pile up to 250 crores, उनमें से major यही है, if it is a failure of safeguarding. अगर टेक्नोलॉजी नहीं इम्प्लीमेंटेड है, स्टिल यू कैन अवॉइड कि मैं सब कुछ मेरे पास था, मैंने टेक्नोलॉजी भी करी थी, बिकॉज स्टिल इट इज security or the I mean, when we talk about the cyber security, it is not 100% ever, right? So still there's the chances ransomware आता है बाकी चीजों के बाद भी, और वो रहेगा कि जब तक एक वायरस नहीं होता वैक्सीन बन नहीं सकती, करेक्ट? तो उन सिनेरियो में भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आप टेक्नोलॉजी का। दिस इज व्हाट आई फील। थैंक यू वेरी मच। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, राजेश जी आपका और मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। दर्शकों की जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूं कि मनीष जी और राजेश जी दोनों देश की जो एक अग्रणी लॉ फर्म है लेक्स लॉकम, उसके आप कर्ता धर्ता कह सकते हैं, फाउंडर की ड्राइवर्स कह सकते हैं उसमें जो है। और उसकी वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, क्योंकि उस पर आपको इस विषय पर काफी विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो आप और अगर जानकारी इस विषय में चाहते हैं, और जो लगातार उस वेबसाइट पर अपडेट भी होती रहती है, तो वो भी लिंक हम शेयर करने वाले हैं वेबसाइट पर। आपके कोई प्रश्न अगर हैं तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न डाल सकते हैं, हम वो राजेश जी और मनीष जी तक ले जाएंगे और उनके उत्तर आपको देंगे। और अगर आपको चर्चा अच्छी लगी हो और आप कुछ और भी इस विषय में जानना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।